बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही तरीन खबरें आ गई। खबरें तहम है, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मुबारक दिन है आज, और तहम तरीन खबरें आ रही है। अगर आप हमारा पश्तो कंटेंट देखना चाहते हैं, पश्तो भी लागे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ से पश्तो चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पश्तो चैनल को भी सपोर्ट किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। उस तरह आपके लिए हमने पश्तो में भी लागे शुरू की है। जो पहली तिहाई तरीन खबर है ना, वो आवाज़ उठाए। हमारा मुतालबा है कि खान साहब का मेडिकल चेकअप ज़ाती वालिद शौकत खानम के डॉक्टर आसिफ से करवाया जाए, क्योंकि हमें पिम्स अस्पताल के सरकारी डॉक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। सोशल मीडिया पर शोर मचाए, अपनी ताकत दिखाकर क़यादत पर प्रेशर डाले। ये जो है कहा जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाकर जो है सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है, एंकर है, वो जो है ना वो जोर डाले, हमारी तरह जो एक्टिविस्ट एंकर है वो जोर डाले कि जो है खान साहब का चेकअप जो है वो शौकत खानम के जो मुआलिज है, शौकत खानम के जो डॉक्टर है उनसे करवाया जाए। सरकारी जो डॉक्टर्स है उन पर हमारा कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि सरकारी जो डॉक्टर्स है वो तो तमाम तर इनके कंट्रोल में, सरकार के जितने मामलात है ना वो तो इनके कंट्रोल पे, और जो रिपोर्टें बनाई जाएगी वो इनके मतलब तमाम तर चीज़ों पर बनाई जाएगी, इनकी मर्जी की रिपोर्टें बनाई जाएगी। तो इस पर जो है आवाम शोर बचाए कि हम जो है ना सरकारी मुआलिज से खान साहब का जो चेकअप है वो नहीं करवाना चाहते। हम इसके लिए हम शौकत खानम के जो डॉक्टर्स है वो उसको बुलवाया जाए, मतलब पेशावर से हो, लाहौर से हो, शौकत खानम के डॉक्टर जाए और वो खान साहब का ज़ाती मुआलिज चेकअप करे। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई। ईमान बाजार अफगानिस्तान है या इंडिया, 24 घंटे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये जो है जज अफजल बजूका ने इबाल बाजारी और हाजी अली चट्टा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एसपी लेवल का अफसर वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करे। जज अफजल बजूका आज के केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल सुनिए। ये जो है वो इबाल बाजारी साहब और हाजी अली चट्टा साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई, कल मैंने आपके साथ इस पर खबरें शेयर की थी। उस पर जो है वो जज अफजल बजूका की जानिब से रद्द अमल दिया गया कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए और उनको जो है ना वो अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। तो वो जो है इबाल बाजारी साहिबा और हाजी अली चट्टा साहब वो अफगानिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। देखिए उनका जुर्म क्या है, उन दोनों का जुर्म यह है कि वो HRC के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन, और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक तो इस वक्त है नहीं। पाकिस्तान तो बड़ा रिपब्लिक बन चुका है, जबकि इस वक्त के जो जजेस है ना वो तमाम तर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते होंगे वो इस वक्त जज होंगे, और जो नहीं नाचते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। इस वक्त अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद कराना होगा ना तो पूरे पाकिस्तान जो उठता होगा इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमती एहतजाज करना होगा, इनकलाबी एहतजाज, खून भी बहेगा, लाशें भी गिरेगी, इनकलाबी एहतजाज करना होगा। इसके अलावा कोई चारा पाकिस्तानियों के पास नहीं है, वरना पाकिस्तान इस तरह पाकिस्तानी बेमौत मरते रहेंगे, जाली ऑपरेशनों के नजर चढ़ते रहेंगे, इन पर गोलियां चलाती रहेगी, पाकिस्तानी ऐसे ही मरेंगे वैसे ही मरे। तो ऐसे मरने से वैसे मरना बेहतर है, मतलब अगर इनकलाब के अंदर पाकिस्तानी जाएंगे ना कुछ तो मर जाएंगे लेकिन कुछ तो बच जाएंगे, उनकी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तानी ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो फिर वो जाली ऑपरेशनों के अंदर जो बादलियात के लिए इन्होंने KP के और बलूचिस्तान में जाली ऑपरेशन शुरू कर दी है, कहीं पर शुरू कर दी है, कहीं पर चल रही है, कभी कहीं पर शुरू करने का प्लान है, तो वहाँ से जो है ना वहाँ भी वो बढ़ते रहेंगे, मतलब शहीद होते रहेंगे। तो ऐसे मरने से वैसे मरना बेहतर है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP की साल 2025 की ऑडिट रिपोर्ट आ गई। खुफिया फंड्स के अखराजात में 550 बिलियन रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है। ये जो है करप्शन पर एक रिपोर्ट, करप्शन के बेताज ऊपर रसीद बल्का जो है मरियम नवाज के तरक्याती पंजाब का अहवाल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP की साल 2025 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि खुफिया फंड्स के अखराजात में 550 बिलियन रुपए से ज्यादा की करप्शन की गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD पंजाब से मुंसलिक गैर
बाकायदा अकाउंट्स में 404.2 बिलियन रुपए की करप्शन हुई। होम सेक्शन में 99.5 बिलियन रुपए की करप्शन हुई। ये जो मंसूबे बनाए गए ना उनके अंदर करप्शन की अहवाल है। धोखाधड़ी और मतलब हर बार 3.1 अरब रुपए की करप्शन हुई है जो है मतलब तमाम तर चीज़ों के नाम है मनसूबों के। गैर मुजाज अदायगियाँ वजाद रकूब 25.4 अरब रुपए की करप्शन। माली बद इंतजामी 10.6 अरब रुपए की करप्शन। गैर कानूनी खरीदार डिसप्रोक्यूरमेंट 43 अरब रुपए की करप्शन। ह्यूमन रिसीवर्स से मुतालिक बाकायदा गया 8.2 अरब रुपए की करप्शन। बाकायदगिया जो है ना उसके अंदर 8.2 अरब रुपए की करप्शन की गई। कारकर्दगी में लकास 3.6 अरब रुपए की करप्शन। गैर कानूनी कंसोलिडेटेड फंड 988 अरब रुपए की करप्शन। ये मेरा इल्जामात नहीं है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आलिया हमजा साहिबा ने शेयर की है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP की साल 2025 की ऑडिट रिपोर्ट खुफिया फंड के अखराजात में 550 मिलियन रुपए से ज़ायद की करप्शन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD पंजाब से मुंसलिक गैर बाकायदा अकाउंट्स में 404.2 बिलियन रुपए की करप्शन। होम सेक्शन में 99.5 बिलियन रुपए की करप्शन। धोखाधड़ी और मतलब हदबार में 3.1 अरब रुपए की करप्शन। गैर मुजाज अदायगियों और जायद रकूब में जो है वो 25.4 अरब रुपए की करप्शन। माली बद इंतजामी में 10.6 अरब रुपए की करप्शन। गैर कानूनी खरीदार प्रोक्यूरमेंट के अंदर 43 अरब रुपए की करप्शन। ह्यूमन रिसीवर्स से मुतालिक बाकायदगियों या जो है उसके अंदर 8.2 अरब रुपए की करप्शन। कारकर्दगी में लकास 3.6 अरब रुपए की करप्शन। गैर कानूनी जो कंसोलिडेटेड फंड है 988 अरब रुपए की करप्शन। ये जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसके अंदर इनका कच्चा छट्टा खुल गया है कि एक बड़े करप्शन जो है ना इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी करप्शंस की है उस पर इन लोगों का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है। तो ये देखिए ये करप्शन का बड़ा मसला नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने ये खबरें रखी ना ये तमाम तर चीजें करप्शन के हवाले। करप्शन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मसला नहीं है। जितना हो करप्शन होता है क्योंकि वो तो खुद करप्ट है, उन्होंने तो खुद करप्शन की हुई है। पाकिस्तान के फौज के अंडर तकरीबन 82 जो है 82 कंपनियां उनकी अपनी चलती रहती है। उसकी सालाना जो है एक कंपनी की सालाना आमदन जो है ना सालाना माली आमदन 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। जो अगर पाकिस्तानी खजाने में सालाना आमदन आए ना तो 82 कंपनियां लगभग 82,000 अरब रुपए से जायद सालाना खजाने में सिर्फ इन 82 कंपनियों से आ सकते हैं और वो तमाम तर कंपनियां मुनाफे में जा रही है। जबकि ये लोग जितने भी पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं वो इस वक्त टेके पर दे रहे हैं। इनकी अपनी चीजें मतलब वो उसके अंदर करप्शन ली होती तो वो देखिए मुनाफे में जा रही है। जबकि जितने भी सरकारी इदारे उनके अंदर करप्शन है तो वो हम देख रहे हैं नीचे जा रहे। तो फिर ये मजबूरन उसे लीज पर दे रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन तमाम तर चीजें इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अभी हालिया में मैंने कल आपके साथ ये खबर शेयर की है कि इन्होंने एक और टेका पंजाब के अंदर वो मतलब टेके पर तमाम तर चीज़ें दे दी और इदारे को टेके पर दे दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने मुआशी इस्तेहकाम करते करते मुआशत ख़त्म कर दी गई है। टेक्सटाइल के 145 यूनिट बंद हो गए हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस ख़त्म होने से 40 से जायद वो सनत है वो ख़त्म हो गई है। साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर ये जो है साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर की जानब से कहा गया कि 40 से जायद सनतें जो है रियल एस्टेट के कारोबार ख़त्म होने से ख़त्म हो गई। टेक्सटाइल के 145 यूनिट्स जो है वो बंद हो चुके हैं। इनकी नाकिस पॉलिसी ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो खारान कोयटा से 300 किलोमीटर दूर ये करीबी इलाके है दारुल खलाफा का और मिलिट्री का मुकम्मल कंट्रोल है। इसके बावजूद हालात ये है कि दहशतगर्द पूरे का पूरा शहर ही लूट कर चले गए हैं। इमरान रियाज खान साहब की तरफ से खबर दी गई कि दहशतगर्द वहां आए और पूरा का पूरा शहर लूट कर चले गए और वहां पर कंट्रोल दारुल खिलाफा
اور جو ملٹری ہے، یہ دونوں جو ادارے ان کا کنٹرول ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے دہشت گرد آئے اور پورا کا پورا شہر لوٹ کر چلے گئے۔ تو کیوں چلے گئے؟ کیونکہ تمام تر چیزیں ان کے کنٹرول میں۔ اس پر پولیس والے انکشاف کرتے رہے کہ ہم آتے ہیں دہشت گرد کو پکڑتے ہیں، جبکہ یہ لوگ آتے ہیں، یہ لوگ ان کو چھڑا کر لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں کیوں؟ وہاں بادیات کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر عوام وہاں سے چھوڑ کر آ جاتی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے وہاں امن ہو جائے گا مکمل، اور بادیات نکالنے پر کام شروع ہو جائے گا۔ بڑے پیمانے پر لوگ وہاں سے مطلب نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے، شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے عوام کو نکالنا چاہتے ہیں، وہاں کے بادیات پر ان کا نظر ہے، اور یہ بادیات جو ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ سرکار کے منہ میں ٹوس چکی ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا پر بادیات کی جنگ چڑھی ہوئی ہے۔ وینزویلا پر جو اٹیک کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس پر بھی میں نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھی کہ وینزویلا کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کی بار تھا، لیکن کل جو خاران میں ہوا، لگتا ہے اب تو چودھری صاحب کے بھی بس کی بات نہیں رہی۔ یہ جو ہے وہ احمد اسد بوق صاحب کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی کہ بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کی بار تھا۔ مطلب یہ ایک بیان دیا گیا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی بار ہے۔ یہ بیان کس نے دیا تھا؟ یہ نقوی نے دیا تھا۔ اور اب کہا گیا کہ جو کچھ کل جو ہے وہ مطلب تمام تر چیزیں بلوچستان میں ہوئی، تو اب تو یہ چودھری صاحب کے بس کی بھی بات نہیں۔ چودھری بھی اس تمام تر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہاں آئے دہشت گرد، اور دہشت گرد جو ہے سب کچھ لوٹ کر، سب کو لوٹ کر چلے گئے۔ تو یہ تو حالت ہے۔ دوسری طرف جو ہے آخر میں جو خبر ہے وہ ایک بڑی خبر، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے طے شدہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ یہ جو ہے وہ ایرانی سفیر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس رکھی تھی، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ایرانی سفیر کی جانب سے نیشنل پریس کلب میں پہلے سے اعلان شدہ اور باقاعدہ شیڈول پریس کانفرنس آخر وقت میں کینسل کروائی گئی۔ یہ دوسرا موقع ہے، مطلب دوسرے موقع کے اندر جو ہے نا وہ ایرانی سفیر نے مطلب اپنی پریس کانفرنس ملتوی کروا دی، مطلب کینسل کروا دی۔ تو کیوں کروا دی؟ اہم سوالات یہاں اٹھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سفیر کو نیشنل پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کی اجازت دینے پر پریس کلب کے انتظامیہ پر دباؤ بھی موجود تھا، تاہم انتظامیہ نے اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے اجازت دی اور واضح کیا کہ اگر ایرانی سفیر میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیشنل پریس کلب آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی سفارت خانے کی جانب سے پریس کانفرنس شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹے قبل منسوخی کی اطلاع دے دی گئی۔ آدھا گھنٹے قبل انہوں نے منسوخ کر دیا۔ تو اب یہ کیوں کیا گیا؟ ان کی جانب سے منسوخ کیا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاتھ جوڑ لیے کہ ہاں منسوخ کر دیں، کیونکہ اگر وہ ایرانی مطلب پریس کانفرنس کرے گی ایرانی سفیر، تو اس کا خمیازہ بھی پاکستان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے وہ تو امریکہ کے اشاروں برداشت ہے، جبکہ اس وقت جو ایران کے اندر رجیم موجود ہے، جو خامنائی ہے، وہ مطلب اسرائیل اور امریکہ کے مخالف ہے۔ پریس کانفرنس میں ایرانی سفیر نے امریکہ کی جانب سے دی جانے والی جنگی دھمکیاں، ایران میں جاری احتجاج اور خطے کی مجموعی صورتحال پر پاکستانی میڈیا کو بریف کرنا تھا، تاہم یہ موقع فراہم نہ ہو سکا کہ بریف کرنا تھا، دیکھیں ان چیزوں پر بریف کرنا تھا، تاہم یہ موقع فراہم نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے فراہم نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ انہوں نے ایرانی جو سفیر ہے اس پر دباؤ ڈالا ہو، یا اس کو جو ہے کوئی پیغام دیا ہو کہ آپ یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر یہ پریس کانفرنس اگر ہوتی تو اس کا دباؤ جو ہے وہ پاکستان پر ڈائریکٹلی آتا، امریکہ کی جانب سے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر جو ہے دباؤ آ جاتا، تو وہ جو ہے نا وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے امریکہ کے منہ میں مزرل بھی ٹوس دیے، کیا کچھ نہیں کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے امریکہ ان سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو تنازع ہے نا اس کے اندر امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ سب کو پتہ ہے ایران کے اندر جو اس وقت مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، وہ اس وقت امریکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ایران کے اندر رجیم چینج کروانا چاہتا ہے، اور اپنی جو ہے نا اپنے جو ظاہر شاہ کی بیٹی ہے، یہ ایرانی سابق صدر ہے ظاہر شاہ، اس کے بیٹی کو لانا چاہتے ہیں اور یہاں جو ہے اس کو صدر بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کو اس کا علم ہے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔